आकाशवाणी से प्रस्तुत है वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट पर आधारित विशेष परिचर्चा। चर्चा में भाग ले रहे हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री सुधांशु कुमार। उनसे बातचीत कर रहे हैं सत्यम कुमार। नमस्कार। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से विशेष कार्यक्रम में मैं सत्यम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संसद में आम बजट पेश किया। इस बजट को देश के साथ साथ प्रदेश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आम बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई है, जिससे उद्योग, नवाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आम बजट में क्या कुछ खास है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अर्थशास्त्री सुधांशु जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। नमस्कार सुधांशु जी, पहला सवाल हमारा ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने की दिशा में वित्तीय वर्ष 2026-27 की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। इस बजट में सुधारों को नई रफ्तार देने की कोशिश की गई है। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, उस लक्ष्य के दिशा में इस वर्ष को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि यह वर्तमान दौर है। जिस पृष्ठभूमि में यह बजट आया है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला में कई तरह की बाधाएं हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक कारण हो या फिर लंबे समय से रसिया यूक्रेन युद्ध हो या मिडिल ईस्ट की समस्याएं हो। इन सब का इसके साथ साथ जो व्यापार को लेकर के कई बाधाएं आई हैं, तो इन सब के कारण अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इसको लेकर के एक जो रिफॉर्म की आवश्यकता थी, उस रिफॉर्म को इस बजट का प्रमुख आधार माना गया और इसलिए भी इस बजट को रिफॉर्मिस्ट बजट के रूप में भी कहा जा रहा है। तो समग्र रूप में अगर आप देखें तो जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न सेक्टर हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और तीसरा सेवा क्षेत्र है। तो हर क्षेत्र के लिए जो बाधाएं हो सकती थी, उनको दूर करने के लिए जो छोटे छोटे सुधार हैं, उन सब सुधारों को ध्यान रखते हुए आगे की दिशा में कैसे कार्य किए जा सकते हैं, वह किया गया है। साथ ही आने वाले समय में बदलते दौर में जो नए तकनीक है, नवाचार हैं, इनकी आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका है, तो उसके लिए भी इस बजट में काफी प्रावधान किए गए हैं। सुधांशु जी, बजट में प्रावधान किया गया है कि सरकार को केंद्रीय करों से हिस्सेदारी के रूप में 13,316 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। इसे आप किस रूप में देखते हैं? आपने जो कहा है वह है राज्य को, बिहार को जो केंद्र सरकार के एक विभाज्य पूल से जो पैसा मिलता है, उसके संदर्भ में आपने यह बात कही है। तो विभाज्य पूल से जो राज्यों को पैसा मिलता है, वो केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा तय किए गए फॉर्मूला के आधार पर मिलता है। अभी 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी केंद्र सरकार ने बजट के साथ साथ ही कबूल किया है। तो इसके आधार पर अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो पैसों की गणना की गई है, उसमें बिहार के लिए 13,000 करोड़ अतिरिक्त राशि मिलने का प्रावधान है। और इसका आधार यहाँ है कि केंद्र सरकार के जो विभाज्य पूल हैं, जो राजस्व संग्रह के आधार पर निर्मित होता है, तो उसमें काफी उछाल हुआ है। यह उछाल जीएसटी में सुधार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार, जिसमें इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, इसमें सुधार के साथ साथ अर्थव्यवस्था में बढ़ रही गतिविधियों को भी माना जा सकता है। सुधांशु जी, आम बजट में बिहार के लिए क्या कुछ खास है? यह बजट जैसे इसे बिहार के संदर्भ में दो तरीके से देख सकते हैं कि एक जो संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो रेगुलेटरी रिफॉर्म किए जा रहे हैं या संरचनात्मक सुधार, जिसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बोलते हैं, इनको देखें तो उसका स्वाभाविक सा लाभ अन्य राज्यों की तरह बिहार को मिलता है। हालांकि बिहार के विकास की अपनी एक जरूरत है, उस जरूरत के लिए राजकोषीय संसाधन की उपलब्धता सबसे बड़ी बाधा बनी रही है। तो राजकोषीय संसाधन में जो केंद्रीय हस्तांतरण से पैसे आते हैं, उसमें बढ़ोतरी होना प्रमुख कह सकते हैं कि एक सहयोग के रूप में है। दूसरा, जो केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ा करके 12 लाख करोड़ से अधिक रखा गया है। इस पूंजीगत व्यय का एक बड़ा सा हिस्सा अगर बिहार में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च होता है, तो आप देखेंगे कि बिहार के विकास को भी गति दी जा सकती है। सुधांशु जी, भारत जैसा एक युवा प्रधान देश है, ऐसे में युवाओं और शिक्षा को लेकर के इस बजट में क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है? आपने सही कहा कि भारत युवाओं का युवा प्रधान देश है। ऐसा इसलिए कि जो मीडियन एज बोलते हैं, जो भारत की मीडियन एज जो है वह 29 साल है। इसका अर्थ क्या हुआ? आधी आबादी 29 साल से अधिक है और आधी आबादी 29 साल से कम है। बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें तो यह मीडियन एज जो है 22 वर्ष है।
बिहार और अधिक युवा राज्य है। तो भारत तो युवा है ही, उसमें भी बिहार और अधिक युवा है। जब आबादी युवा होती है, आधी आबादी 22 साल से अधिक है और आधी आबादी 22 साल से कम है, तो एक संभावना होती है कि इस जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को कैसे हम उत्पादक बनाएं जो सकारात्मक योगदान दे सके और अपने जीवन यापन के लिए जनसंख्या के एक बड़े हिस्से पर बोझ के रूप में नहीं बने। और इसके लिए प्राथमिक आवश्यकता जो होती है वो शिक्षा में सुधार की आवश्यकता होती है। शिक्षा, और जब रोजगार की बात आती है तो कौशल विकास की बात आती है। तो आपने देखा होगा कि इस बजट में एक आयोग के निर्माण की बात की गई है जो शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल सुधार ला करके रोजगार परक शिक्षा कैसे दी जाएगी, इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस भी इसमें तय कर दिए गए हैं। और केंद्र सरकार इसकी रचना करेगी कि कैसे शिक्षा में आमूलचूल सुधार लाया जाए जिससे कि युवाओं को वह शिक्षा मिल सके जो उनकी क्षमता का सदुपयोग करते हुए आर्थिक गतिविधि में भी योगदान दे सके। इससे पहले महिलाओं की बात थी तो लखपति दीदी पिछले बजट में आई थी। तो इस बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम लखपति दीदी से आगे बढ़ेंगे और उनको मुख्य धारा में जैसे इसमें सी मार्ट की बात हुई है, सी मार्ट जो है उत्पादों को कैसे बाजार से लिंक करना है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण में जो स्वयं सहायता समूह की एक बड़ी भूमिका रही है, तो इस बजट ने उसको आगे बढ़ाते हुए उनके लिए पूंजी की सुगम उपलब्धता के साथ साथ बाजार से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी बात की है। तो कुल मिलाकर के युवा महिला दोनों के विकास में पहली शिक्षा, दूसरा तकनीक कौशल और फिर पूंजी की उपलब्धता, बाजार के साथ सुगमता, इन सब को मिलाकर के कैसे सुधार ला करके विकास किया जा सकता है, इसकी एक झलक इस बजट में मिलती है। AI और सेमीकंडक्टर को लेकर के भी कई बड़ी घोषणाएं की गई है, तो इसका असर देश और राज्यों पर क्या पड़ेगा? क्या इसका असर होगा? क्या प्रतिकूल असर होगा? किसी भी राष्ट्र की प्रगति के इतिहास को अगर हम देखें तो उसमें तकनीकी विकास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसा इसलिए कि तकनीक जो है आपके प्रोडक्टिविटी, उत्पादन की क्षमता को प्रभावित करता है और तकनीक में लगातार और तेजी से परिवर्तन होते रहे। आप सहमत होंगे कि आज के दौर में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपस्थिति लगभग हर क्षेत्र में हो चुकी है। तो इसे स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने अपने बजट में भी इस पर विस्तृत एक योजना दी है कि कैसे इस क्षेत्र में और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए और इसमें शोध को बढ़ा करके और आगे लेकर के जाया जाए। और राज्य ने भी, बिहार सरकार ने भी राज्य को AI हब बनाने को अपनी प्राथमिकता के रूप में रखा है। दूसरा, सेमी कंडक्टर की जहां तक बात आती है तो सेमी कंडक्टर में कुछ वर्ष पहले तक भारत जो था आयात पर आधारित था। तो आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर के स्थानीय उत्पादन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 की शुरुआत की गई थी। उसे आगे बढ़ाते हुए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत इस बजट में की गई है। यह भविष्योन्मुखी प्रयास है, इसलिए कि तकनीक में निवेश से तकनीक की प्रगति के साथ कदम ताल मिला करके आर्थिक और सामाजिक विकास को गति दी जा सकती है। और इसके लिए बिहार सरकार भी केंद्र सरकार के साथ मिल करके प्रयास कर सकती है जिससे कि राज्य को भी लाभ मिल सके। सुधांशु जी, तकनीक की बात हो गई, स्वस्थ युवा महिला की भी बातचीत हो गई। इस बजट को उद्योग बजट भी कहा जा रहा है। ऐसे में बिहार के औद्योगिक परिदृश्य से इस बजट में जो वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना इसका प्रभाव पड़ेगा बिहार के उद्योग पर? उद्योगों का विकास कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक बड़ी आबादी युवा है जिसे रोजगार की आवश्यकता है। तो इस बजट ने इस बात को स्वीकार किया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसे आप उद्योग क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो उसको बढ़ावा देकर के रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात आती है तो उसमें वैसे सेक्टर, जिस सेक्टर में हमारी जो अभी तक वो उपस्थिति नहीं थी, उन सब सेक्टर में, चाहे वो सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो या फिर जिस क्षेत्र में हमारी उपस्थिति थी, जैसे कि टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, टेक्सटाइल के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। तो इसकी घोषणा केंद्र सरकार ने बजट के माध्यम से पूरे भारत के लिए तो की है, लेकिन उसका लाभ बिहार को, जो टेक्सटाइल, हैंडलूम, इससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं, बिहार में इसकी उपस्थिति काफी अधिक है, तो उससे जुड़े हुए लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसमें स्किल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन और पूंजी की उपलब्धता की बात की गई है, तो इससे राज्य भी लाभान्वित जरूर होगा। तो श्रोताओं, हमारे साथ मौजूद थे बजट पर बातचीत करने के लिए अर्थशास्त्री सुधांशु कुमार जी। सुधांशु जी, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट पर आधारित विशेष परिचर्चा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।